गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो रघुनाथ स्कूल है, जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, उसकी ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें कक्षा 12 आर्ट्स में मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारी जो सेकंड जो भाग है, उसकी जो दूसरी यूनिट है, उसका जो दूसरा पार्ट यानी कुल नंबर 5वां पार्ट, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की स्थिति और कार्य, इसके बारे में हम आज से वो अध्ययन शुरू करेंगे। ये 2 यूनिट होने दो बच्चों, उसके बाद में मैं आपको जो राजनीति विज्ञान का फर्स्ट भाग है उसको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो जो हमारा दूसरा अध्याय है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्तियां, प्रधानमंत्री की स्थिति और कार्य। तो आपको जैसे पता है, राष्ट्रपति सरकार के 3 अंग होते हैं, उसमें कार्यपालिका होती है। उस कार्यपालिका अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं, उन कानूनों को लागू करने का कार्य है वो कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। उन कानूनों को लागू करने का कार्य है वो कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका क्या करती है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। मुख्यतः शासन के प्रकार में 2 प्रकार होते हैं, एक संसदीय होता है और अध्यक्षीय होता है। उसमें कार्यपालिका अलग अलग प्रकार से कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों पर आधारित होती है। जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यपालिका के लिए मंत्री परिषद के या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसमें कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य हों और राष्ट्र का अध्यक्ष है वो सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो, राष्ट्र का अध्यक्ष अलग हो और सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो, उसे हम संसदीय प्रणाली कहते हैं, संसदीय व्यवस्था कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया है। हमने संसदीय व्यवस्था रूपी प्रणाली को ब्रिटेन से ग्रहण किया है। बेनीवाल जी और अमीषा बेटा ध्यान से पढ़ाई करनी है, इनको नोट्स के रूप में आपको लिखना है, इनको याद करना है। जो चीज़ नहीं समझ में आए उनको विशेष रूप से जो अनुच्छेद मैं आपको इसी अध्याय में और बताने जा रहा हूँ, उन अनुच्छेदों को आप अलग से लिख लें, पार्ट वाइज पार्ट आप इनको अनुच्छेद को अलग अलग लिख लें। इन अनुच्छेदों में क्या विधान दिया गया है उसको आप अलग से लिखोगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो जिस प्रणाली में जो सरकार का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष है वो अलग अलग होती है, जिसमें कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उस प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। चाहे भारत हो, चाहे ब्रिटेन होवे, चाहे इसके अलावा जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, भारत आदि में संसदीय व्यवस्था के उदाहरण है। इसके विपरीत अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। राष्ट्रपति है वो राज्य और सरकार है वो दोनों का प्रधान होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है वो अमेरिका है, जबकि संसदीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है वो ब्रिटेन और भारत है। प्रधान होता है तथा शासन की सारी शक्तियों का प्रयोग है वही करता है। ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ब्राजील हो, ब्रिटेन और भारत में संसदीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। भारत और ब्रिटेन और भारत में संसदीय व्यवस्था है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो उसके पास वास्तविक शक्तियां होती है, वह वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करता है। जबकि फ्रांस, रूस और श्रीलंका वो अर्ध अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं। अब कार्यपालिका का स्वरूप, जैसा कि बच्चों आपको मैंने बताया, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली के तहत जो भारत में कार्यपालिका या सरकार है उसका गठन है वो व्यवस्थापिका या संसद से होता है। जैसा आपको पता है, कार्यपालिका या सरकार का गठन है वो व्यवस्थापिका के सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, उसका गठन किया जाता है। अधिकतर सदस्य होते हैं कार्यपालिका के वो लोकसभा से चुनकर आते हैं। तो सरकार का गठन है वो लोकसभा के रूप में होता है, और संसदीय प्रणाली में जो सरकार होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था के अनुरूप कार्यपालिका का चुनाव होता है। हर प्रतिवर्ष 5 वर्ष है वो कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है, और कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत
राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और नाममात्र का प्रधान होता है। औपचारिक या संवैधानिक प्रधान होता है या औपचारिक या नाममात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति नाममात्र की और संवैधानिक कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है वो गरिमा और प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक का दर्जा है तथा वरीयता क्रम में प्रोटोकॉल में उसका सर्वोच्च स्थान रखता है। हमारे देश में राष्ट्रपति को बहुत ही उसके पद से सुशोभित किया गया है। हमारे देश में राष्ट्रपति वो देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर उसका नंबर आता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 52 है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का नाममात्र या संवैधानिक प्रधान होता है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त, अनुच्छेद 53 कहता है, तो 52 बहुत ध्यान से, 52 मैंने क्या बताया बेनीवाल जी, कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो संघ की, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अधीनस्थ, जिसका प्रयोग वह स्वयं या तो स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों या मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जिसका मुखिया है वो प्रधानमंत्री नियुक्त या प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में। अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत में राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53 और 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को समझाते हैं। अनुच्छेद 53 बेनीवाल जी, अमीषा, आपको ध्यान में रखना है इसको। अनुच्छेद 54 और 55, अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को समझाते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। जैसा आपको बच्चों पता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है एक निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें संसद के दोनों सदन, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन यानी लोकसभा होती है, जिसमें शामिल होती है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनेगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचन मंडल करेगा और उस निर्वाचक मंडल में संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे मिलकर इस निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा। निर्वाचक मंडल है वो इसका गठन करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह चुनाव एक विशेष विधि से, जिसे हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि से होता है। इस विधि में विजय होने के लिए उम्मीदवार को जितने वोट डाले गए हैं उसका आधे से एक ज्यादा प्राप्त करना होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ध्यान से सुनना है बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा किया जाता है।
अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें विजयी होने वाले उम्मीदवार को जो कुल डाले गए वैध मत हैं उनका आधे से एक ज़्यादा, 50% से 1 ज़्यादा, 50% से 1 ज़्यादा, कुल जितने वोट डाले गए हैं उनका आधे से एक ज़्यादा, आधे से एक ज़्यादा कुल मत जो वैध मत डाले गए हैं उनके 50% से एक ज़्यादा मत प्राप्त होना जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रपति को जो आधे से एक मत है वो मिलना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा उसका निर्वाचन होता है। इसके अलावा इसे न्यूनतम मत कोटा कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है तथा वह पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति से को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। शक्तियों के दुरुपयोग, कदाचार और संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अपने शक्तियों का दुरुपयोग, कदाचार, संविधान का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 61 कहता है। तो बेनीवाल जी और अमीषा बेटा ध्यान रखना कि अनुच्छेद कौन सा है, 61 के तहत राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जानी जरूरी है। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कोई भी सदन है वो महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। उस सदन में जो महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहता है उसके कम से कम महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम वह प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र और राष्ट्र पद मुक्ति के कारण रिक्त हो गया है तो 6 महीने के भीतर भीतर विदिन ए 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के द्वारा कदाचार, भ्रष्टाचार, संविधान का उल्लंघन होने, भ्रष्टाचार करने या उसके ऊपर शक्तियों का दुरुपयोग होने की स्थिति में अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया जा सकता है। उसका राष्ट्रपति है वो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए और नवनियुक्त राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव है वो हो जाना चाहिए, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो शेष अवधि के लिए नहीं होगा बल्कि अगले 5 वर्ष के लिए ही वह नियुक्त होता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, भारत का वह सम्मानित नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अंतर्गत वह सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं हो, सरकारी विभाग में नहीं हो, सरकार के द्वारा जो सरकारी विभाग होते हैं उस पर कार्य नहीं कर रहा हो। गैर गंभीर व्यक्ति का चुनाव लड़ने के लिए रोकने के लिए निर्वाचक मंडल में से प्रस्तावकों और अनुमोदकों की व्यवस्था की गई है। श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 2 बार निर्वाचित हुए। वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ जी कोविंद, रामनाथ जी कोविंद है वो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। तो भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी है वो वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आपको मैंने बताया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। निर्वाचक मंडल में जनसंख्या के निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। द्वितीय, समस्त विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो दिए गए वैध मत है उनको समानता हो। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्वाचक मंडल में प्रत्येक सदस्य की मत संख्या है वो निश्चित करने के लिए विशेष पद्धति अपनाई गई है। जैसा कि मैंने बच्चों आपको बता दिया अभी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संकरणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा होता है। किसी भी विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात से चुने हुए जो सदस्य होते हैं उस सदस्यों को बांट दी जाती है और उसमें 1000 के भागफल से बांट दिया जाता है। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका मत का भार कैसे होता है?
किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। तो ये क्या है, विधानसभा के सदस्यों का मत निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भाग 1000, ये हो गया। इसके अलावा संसद के जो सदस्य हैं, जो संसद के सदस्य हैं उनका मत निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है बच्चों, संसद के सदस्यों का मत निकालने के लिए जो सूत्र होता है वह है राज्य विधानसभा के सदस्यों के कुल मत मूल्य। राज्य की विधानसभा है, उन सदस्यों के कुल मत का मूल्य बट्टा संसद सदस्यों के संख्या, संसद सदस्यों की संख्या, इस आधार पर हम संसद सदस्यों के मत मूल्य निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको बताया है बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम मत कोटा की व्यवस्था की गई है। न्यूनतम मत कोटा है वो निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, जिसमें न्यूनतम मत कोटा, जिसे हम आधे से एक ज़्यादा कहते हैं, वो प्राप्त करना बहुमत, जिसे हम कहते हैं बहुमत प्राप्त करना, कुल जो डाले गए वैध मत हैं उनका बहुमत, यानी 50% से एक ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि द्वारा होता है, और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जिसके अंतर्गत कुल डाले गए वैध मतों की संख्या बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1, और ऊपर भी +1 है। तो डाले गए वैध मतों की संख्या +1, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। +1 का अर्थ है कि यानी बहुमत से 50% से उसे एक ज़्यादा प्राप्त करना जरूरी है, 50% से ज़्यादा उसे एक मत प्राप्त करना जरूरी है। मान लो ऐसा लगता है कि कुल 6 लाख वैध मत प्राप्त किए गए, तो जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होना चाहता है उसे 3,01,000 वोट मिलना बहुत जरूरी है। 3,01,000 वोट यानी आधे से एक ज़्यादा मिलने पर ही वह व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। तो आज मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 53 से लेकर 55 तक बताया, अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में बताया। इसको अनुच्छेदों को आपको अच्छे से याद करना है, इनको समझना है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को समझना है, इसको याद करना है, रटना है। नोट्स के माध्यम से मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसको याद करके समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।